दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बिहार को कौन चलाएगा? क्या बिहार के लोग बिहार में 14 नवंबर के बाद शासन करेंगे या बिहार की सत्ता किसी ऐसे रिमोट कंट्रोल से चलेगी जहां मुख्यमंत्री भी पर्ची वाला, सिस्टम भी पर्ची वाला और अंततः गुजरात लॉबी बिहार को उन उन दूसरे राज्यों की तरह अपने कब्जे में ले लेगी जहां चुनावी हिंदुत्व की बयार बहाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर राज्य के सिस्टम को, चाहे वो हिंदी भाषी राज्य हो या गैर हिंदी भाषी राज्य हो, हर उस राज्य के सिस्टम को अपने कब्जे में ले रखा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेना चाहती है। अब मामला बीजेपी और जदयू का नहीं है। अब मामला दरअसल बिहार के अंदर बन रहे माहौल के बीच एनडीए और महागठबंधन का नहीं है, बल्कि अब मामला एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। एक ऐसे मोड़ पर जहां गठबंधन की बिसात इस रूप में बिछी हुई है कि मुख्यमंत्री जो 62 चुनावी सभाएं कर चुके हैं, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के घोषणा पत्र जारी करने वाले कार्यक्रम में 62 सेकंड भी टिकने के लिए तैयार नहीं होते, कोई भाषण नहीं देते, आते हैं, हाथ में घोषणा पत्र की प्रति पकड़ते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फिर मंच से उतरकर चले जाते हैं। कल प्रधानमंत्री ने बिहार दौरे पर आकर मुख्यमंत्री के शपथ की बात की, एनडीए सरकार के शपथ की बात की, लेकिन यह नहीं बताया कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित शाह तो लंबे समय से कहते रहे कि विधायक दल मुख्यमंत्री चुनेगा और फिलहाल कोई भी वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। मसलन वैसे ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में बकौल अमित शाह मान ले यदि तो चुनाव हो रहा है, जैसे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र का चुनाव हुआ या शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ। लेकिन यह बिहार है, एक ऐसा बिहार जहां घात प्रतिघात का दौर मौर्य वंश और उसके पहले के दौर से ही दिखाई देता है। तो बिहार की सियासत में जो घात प्रतिघात दिखाई दे रही है, उस घात प्रतिघात के बीच मोकामा ने किस प्रकार से बिहार पर असर डाला, उसकी चर्चा के पहले जरा ये पोस्टर देखिए। इस पोस्टर में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुजरात लॉबी के द्वारा कथित तौर पर जारी किया गया पोस्टर है और इस पोस्टर में निश्चित तौर पर भाजपा की सहमति से जारी किया गया पोस्टर। और इस पोस्टर में क्या लिखा है? फिर से चुने एनडीए सरकार। ध्यान दीजिए, फिर से चुने एनडीए सरकार, ये लिखा हुआ है। अब एनडीए सरकार का नेता कौन होगा, उसका एजेंडा क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, वो अगले 5 साल तक कैसे चलेगी, कुछ नहीं लिखा हुआ। एनडीए सरकार कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते। कोई नया चेहरा भी, बिहार में कोई मोहन यादव या कोई देवेंद्र फडणवीस या कोई भजन लाल शर्मा भी आ सकते हैं। अब जरा दूसरा पोस्टर देखिए जो जनता दल यूनाइटेड ने जारी किया है, और इस पोस्टर में वो सब कुछ दिख जाता है जो आप देखना चाहते हैं। 14 दिन बाद, आप ध्यान से देखिए इस पोस्टर को, फिर से आएगी नीतीश सरकार। फिर से नीतीश सरकार की बात कही जा रही है, एनडीए सरकार की बात नहीं कही जा रही। और इस पोस्टर में नीतीश कुमार के अलावा एनडीए के किसी सहयोगी दल के किसी भी नेता की फोटो नहीं है। ना तो नरेंद्र मोदी की फोटो है, ना अमित शाह की फोटो है, ना चिराग पासवान की फोटो है, और ना ही जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा की फोटो है, और ना ही नीतीश कुमार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की फोटो है। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की फोटो है। क्या मतलब निकाला जाए इसका? कहीं नहीं लिखा गया है कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सरकार। क्या 14 दिन बाद जिस शपथ ग्रहण की बात तैयारी की जा रही है, नीतीश सरकार की बात की जा रही है, उसमें इस पोस्टर के माध्यम से अभी से संकेत दे दिया गया, और संकेत इस रूप में दिया गया कि नीतीश सरकार तो 14 दिन बाद आएगी, लेकिन वो सरकार एनडीए की होगी या महागठबंधन की होगी या किसी और की होगी, इसकी गारंटी लेने के लिए जनता दल यूनाइटेड तैयार नहीं है। एनडीए शब्द का जिक्र तक नहीं किया है। कौन सरकार का पार्टनर होगा यह जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि सभी जानते हैं इस बात को कि 243 सदस्यों की बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 होता है, और 122 सीटें तो नीतीश कुमार की पार्टी लड़ भी नहीं रही है, वो तो मात्र 101 सीटें लड़ रही है। तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार की पार्टी अकेले बहुमत में आएगी नहीं।
101 या 101 से कम ही सीटें जीतेगी। फिर नीतीश सरकार कहने के पीछे जिस तरह का पजल, जिस तरह से बिहार के लोगों को एक तरह के कंफ्यूजन में रखने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, वैकेंसी नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद एनडीए सरकार की बात कही जा रही है। ठीक उसी तरह से जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी तरफ से संकेत देना शुरू कर दिया है। उसने भी नीतीश सरकार की बातें शुरू कर दी। एनडीए सरकार या इंडिया गठबंधन सरकार या महागठबंधन सरकार जैसे शब्दों से परहेज किया है। अटकल लगाने वाले लगाते रहे। हमेशा की तरह जनता दल यूनाइटेड के साथ जो आएगा, सरकार में मंत्री पद उसे मिलेगा और 122 के आंकड़े तक पहुंचाया जाएगा। कम से कम जनता जो फैसला करे, जनता दल यूनाइटेड की मंशा तो यही दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह है कि मोकामा में जिस प्रकार से दुलाल चंद्र यादव, डीसी यादव लोग कहते थे, जिस तरह की घटना हुई है, उसके बाद बिहार में अगड़ा बनाम पिछड़ा की जो लाइन खींच रही है और एक स्वाभाविक सवाल उठ रहा है कि एक अपर कास्ट कैंडिडेट के ऊपर हमला हुआ कुछ दिनों पहले, तत्काल धरपकड़ और गिरफ्तारी हुई, लेकिन यहां किसी की जान चली गई। वो राष्ट्रीय जनता दल का वरिष्ठ नेता हुआ करता था जिसकी जान गई है, और उसके बाद अब तक कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। कोई गिरफ्तार होता हुआ उसकी खबर अब तक कम से कम मेरे पास तो नहीं आई है। ये बात जमीन पर बहुत गहरे पैठ कर रही है और उस दौर में, उस परिस्थिति में काफी गहरे तक पैठ करती हुई दिखाई दे रही है, जिस परिस्थिति में वोटर के एक बड़े तबके के बीच ये आशंका पहले से घर कर चुकी है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद पर नहीं रखना चाहती। उनकी जगह अपने किसी नेता को, चाहे वो बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह हो या कोई और हो, अपने किसी नेता को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये बात जमीन में नीचे तक जा रही है। फिर उसके बाद बिहार की सियासत, जिसने मंडल की सियासत को सर्वोपरि रखा, जहां जाति गणना भी हो गई। जाति गणना ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व को बौना करने की दिशा में लोकसभा चुनाव में ही शुरुआती कदम बढ़ा दिए। दक्षिण पश्चिम बिहार में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। अब वहीं पर 40 की लोकसभा सीटों की जगह जब 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, तो भाजपा और लोजपा के 129 उम्मीदवारों के साथ कौन सा खेल होगा, इसको लेकर तो चौक चौराहे पर चर्चा शुरू हो गई है। आम बोलचाल की भाषा में जैसे 2020 के चुनाव में चौक चौराहों और नुक्कड़ पर चाय पान की दुकानों पर कहा जा रहा था कि भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है, जेडीयू वाली सीटों पर खासतौर पर यह कहा जा रहा था। अब भाजपा और लोजपा की सीटों पर यह नारा अब आम हो चला है। लोगों के बातचीत के क्रम में आम हो चला है कि लालटेन है तीर है और तीर ही लालटेन है। तो हालात जब ऐसे बन गए हों, प्रशांत किशोर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा रही हो, और उन सब के बीच मोकामा में दुखद घटना हो जाए, और वो दुखद घटना बिहार की चुनावी राजनीति को नए तरीके से लिखने के लिए बाध्य हो जाए, उसके बाद की परिस्थितियों में क्या बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने की सोच रही है? दरअसल जिस प्रशांत किशोर को कहा जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जरा बिहार के किसी भाजपा कार्यकर्ता से पूछिए कि भाजपा जो 101 सीटें लड़ रही है, लोजपा जो 28 सीटें लड़ रही है, वहां कौन किसकी बी टीम है। और जरा जेडीयू के लोगों से भी मैं अपने दर्शकों को कहता हूं कि बात करके देखें कि उनकी सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी कौन सा खेल खेल रही है। तेजस्वी यादव की राजनीति अपनी है, लालू यादव की राजनीति अपनी है, और तेजस्वी यादव की राजनीति को यदि देखें तो जिस प्रकार से एक अति पिछड़े समाज के नेता मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने घोषित किया, जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा बना करके राहुल गांधी सड़कों पर उतरे, साझा घोषणा पत्र हुआ, सभी दलों के लोग थे, पवन खेड़ा से लेकर तेजस्वी यादव और लेफ्ट के लोग थे, मुकेश सहनी की पार्टी के लोग उस घोषणा पत्र के कार्यक्रम में थे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव टी शर्ट पहनकर साझा रैली कर रहे हैं। भले ही कुछ सीटों पर 2, 4 या 8, 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, लेकिन जिस तरह से वो साझा रैली कर रहे हैं, उसके बाद तो ये करीब करीब साफ हो चला है कि बिहार में जहां वोटर के बीच में नीतीश कुमार के वोटर के मन में संदेह का वातावरण है कि आखिर नीतीश कुमार को तो भाजपा मुख्यमंत्री बनाएगी नहीं, उसकी मंशा अभी से दिखाई दे रही है, तो क्यों न भाजपा लोजपा की सीटों पर मंडल राजनीति को जिंदा करने वाले, जाति गणना का समर्थन करने वाले,
आरक्षण बढ़ाने का समर्थन करने वाले तबके को सपोर्ट दिया जाए। अंदरूनी सूत्रों के हवाले से आज एक और बड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जनसुराज पार्टी के करीबी लोगों का, जनसुराज पार्टी की अपनी टीम के बारे में बताया जा रहा है कि उनका आकलन है कि 80 सीटों पर जनसुराज को 30,000 से ज्यादा वोट मिल रहे हैं। जी हां, 80 सीटों पर 30,000 से ज्यादा वोट मिल रहे हैं और इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के खिलाफ वाली सीटें हैं। उसमें भी ज्यादातर बीजेपी के खिलाफ वाली सीटें हैं जहां 30,000 के करीब वोट या 30,000 से ऊपर वोट जनसुराज के लोगों का अपना आकलन है कि उन्हें मिल रहे हैं। अब 30,000 के करीब जो जनसुराज के वोट मिल रहे हैं, उस दौर में जब प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे बनाने में दोनों गठबंधन के लोग साबित करने में लगे हुए थे, तो आखिर पांडे जी किसका वोट काट रहे हैं? क्या यह भी बताने की जरूरत है? आखिर वो कौन से लोग हैं जो जनसुराज पार्टी को ये भरोसा दे रहे हैं कि 80 सीटों पर उन्हें 30,000 तक वोट मिल जाएंगे? बीजेपी के अंदर एक बेचैनी ये है कि जो चिराग मॉडल पिछली बार जदयू की सीटों पर था, वही चिराग मॉडल की जगह एक नया मॉडल, उसका रिवर्स चिराग मॉडल जिसे लोग कह रहे हैं, वो जनसुराज के रूप में तो कहीं खड़ा नहीं हो गया है। कई सारे सवाल हैं और सवाल इस रूप में बढ़ते जा रहे हैं, नीतीश कुमार के इतिहास को लेकर बढ़ते जा रहे हैं। बिहार की राजनीति को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए जो लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच अघोषित समझौते की बात आ रही है, उस समझौते के आईने में बढ़ते जा रहे हैं कि आखिर बिहार जा किधर रहा है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने एनडीए का घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र जारी करने के समारोह में जेपी नड्डा के बगल में नीतीश कुमार दिखाई तो दिए, लेकिन वो 1 मिनट से ज्यादा दिखने के लिए तैयार नहीं हुए। सम्राट चौधरी अकेले बैठकर, जी हां, अकेले बैठकर सम्राट चौधरी घोषणा पत्र को गिनाते रहे कि क्या क्या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए देना चाहती है। जब वो घोषणा पत्र के कसीदे पढ़ रहे थे, उस समारोह में सारे लोग जा चुके थे, नीतीश कुमार तो पहले ही जा चुके थे। सम्राट चौधरी खाली कुर्सियों के बीच अकेले बैठकर जब बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अब एनडीए के सहयोगी दलों को जोड़े रखने के लिए किसी एफिडेविट या हाफी डिफिट की जरूरत नहीं है। अब जनता के बीच ये दिखाई दे चुका है कि ये गठबंधन अब अलायंस नहीं, झेलायंस में तब्दील हो चुका है। अब इस गठबंधन को झेला जा रहा है। एनडीए गठबंधन में 14 तारीख का इंतजार नहीं किया जाएगा। ये हालात अब बन चुके हैं क्योंकि नीतीश कुमार, जिनके बारे में कहा जाता है, कई लोग उन्हें व्यंग विनोद की भाषा में कुर्सी कुमार भी कह देते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को चाहिए क्योंकि इसके बिना उनकी पार्टी का 1 हफ्ते तक भी सर्वाइवल मुश्किल है। ये बात किसी से दबी ढकी नहीं है और उस पार्टी के पास जब तक सत्ता है, उसका एक वोट बैंक है। तो भाजपा की सीटों पर महादलित, अति पिछड़ा और कुर्मी समाज के वोटर इस संशय के माहौल में कौन सा राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, ये कुम्हरार में तो जनसुराज के माध्यम से दिख रहा है, लेकिन जरा सोचिए, जनसुराज के कैंडिडेट पर कायस्थ के अलावा अगर कुर्मी और अति पिछड़ा वोट भी अगर उनके साथ जाने लगे तो खेल किस दिशा में जाएगा? जरा सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी जो शहरी सीटें जीतती है, बेतिया शहर, मोतिहारी शहर, पटना शहर की बात मैं नहीं कर रहा, पटना शहर की 3-4 सीटें तो भाजपा जीतती ही है, लेकिन बिहार जहां अर्बनाइजेशन 12-13% ही है और वहां शहरीकरण के नाम पर सिर्फ जिला मुख्यालय दिखते हैं, वहां कितने जिला मुख्यालय का जिक्र करें जो सीटें भाजपा लगातार जीतती रही है? गिनती शुरू करें तो बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, छपरा, मुजफ्फरपुर जो पिछली बार हार गई थी, खैर, हाजीपुर, दरभंगा, सहरसा, बक्सर, आरा, इस तरह की सीटों का जिक्र होता है जहां भारतीय जनता पार्टी अधिकतम सीटें जीतती है। गया, इन सारी सीटों पर यदि अति पिछड़ा, महादलित और नीतीश कुमार के कुर्मी समुदाय के वोटर ने भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल कर दिया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों की भी दावेदार है? सवाल घूम फिर कर वहीं आ रहा है कि आखिर बीजेपी को कॉन्फिडेंस कहां से मिल रहा है। गुजरात पुलिस बड़ी संख्या में बिहार पहुंची हुई है इलेक्शन ड्यूटी करने के लिए। उसको लेकर एक अलग माहौल बना हुआ है कि गुजरात पुलिस बिहार क्यों आई है। और जब गुजरात पुलिस बिहार आई है तो गुजरात पुलिस के बिहार पहुंचने के पीछे कोई खेल तो नहीं है।
आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी भी गुजरात से आए हैं। तो क्या बिहार में जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी का आरोप, क्या उन आरोपों को सत्यता प्रदान करने की कोशिशें तो नहीं हो रही है? आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व दो गुजरातियों के कब्जे में है। पूरा देश इस बात को जानता है। हर जगह, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे समाज हो, गुजरात शरणम गच्छामि की परिस्थितियां यदि पैदा की जा रही है, तो क्या बिहार इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार बैठा हुआ है? और क्या बिहार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के चक्कर में बिहार बिहार की जनता को गुजरात लॉबी के हाथों में अगले 5 सालों के लिए सौंप देगा? क्या बिहार को 11 सालों में नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन दे दी है? अगर दी होती तो वाकई बिहार को गुजरातियों के हाथों में सौंपने के लिए बिहार के लोग सोचते कि पटना से कोई बुलेट ट्रेन चल रही है जो बनारस होते हुए दिल्ली जा रही है, मोदी जी के कंस्टिट्यूएंसी को से होते हुए पहली बुलेट ट्रेन की लाइन वही बन रही है, तब सोच सकते थे लोग। तब सोचते कि हाँ, वर्ल्ड कप का उद्घाटन नहीं तो कम से कम भारत पाकिस्तान वाला जो मैच था वो भी अहमदाबाद के बदले पटना में मोइनुल हक स्टेडियम में या राजगीर में करा देते। तब लोग सोचते कि बिहार और गुजरात में कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया जा रहा। रेलवे यूनिवर्सिटी जो बड़ौदा में बनी, वही यूनिवर्सिटी यदि मुजफ्फरपुर या हाजीपुर में बना देते मोदी जी, तब लोग सोचते कि वाकई 11 सालों में कुछ दिया है बिहार को, तो गुजरात लॉबी के हवाले बिहार को किया जा सकता है। हो सकता है कि शायद बुलेट ट्रेन बिहार में बना भी दी हो, मुझे कहीं दिखी नहीं है। हो सकता है कि बिहार में वर्ल्ड कप का मैच करा दिया हो या बिहार के किसी शहर का नाम ही बदल के कहीं अहमदाबाद कर दिया हो, मेरा जनरल नॉलेज कमजोर है, और वहीं इंडिया पाकिस्तान का मैच या फाइनल कराया हो सकता है कि लोगों को यह भी बताया जाए। लेकिन याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2014 में कह चुके हैं कि गुजरात लक्ष्मी की पूजा करती है और बिहार सरस्वती की पूजा करता है। तो बिहार जब सरस्वती की पूजा करता है तो निश्चित तौर पर पैरामीटर्स पर तौलते हुए वोट देगा। और प्रशांत किशोर ने इन्हीं सब विषय को मुद्दा बना दिया है कि 26 सांसद भेजने वाले गुजरात को सब कुछ दिया जा रहा है, वहीं 40 सांसद भेजने वाले गुजरात को, बिहार को लेबर वाली, मजदूर वाली ट्रेनें दी जा रही है। इन सब मुद्दों के बीच भारतीय जनता पार्टी यदि शहरों में बिखरने लगे, इन सब मुद्दों के बीच भारतीय जनता पार्टी यदि सुरक्षित विधानसभा सीटों पर बिखरने लगे, और इन सब मुद्दों के बीच एनडीए के अंदर अलायंस जब झेलायंस की प्रवृत्ति का दिखाई देने लगे, झेलने वाला अलायंस बन जाए, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार किस दिशा में आगे बढ़ चला है। देखते जाइए, जिस दिशा में भी बिहार आगे बढ़ा है, 14 नवंबर का इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। अब चूंकि 6 नवंबर और 11 नवंबर को दिल से दिल मिले ना मिले, हाथ से हाथ मिलाते हुए एनडीए को चलना है। प्रधानमंत्री की सभा में जाना नीतीश कुमार बंद कर चुके हैं। चर्चा है 2 दिन बाद प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं। जेडीयू के लोग फिर से निजी बातचीत में कहना शुरू कर चुके हैं, अब भी नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार यदि प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं करेंगे, तो क्या होगा भाजपा लोजपा के उम्मीदवारों का? क्या होगा नरेंद्र मोदी के स्वघोषित हनुमान चिराग पासवान का? क्या होगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का? और क्या होगा पटना में अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने की मंशा से, बिहार की सियासत को चुनावी हिंदुत्व में रंगने की मंशा से, जिस तरह से अगियाओं से लेकर सिवान तक सभाओं में बाबर से लेकर औरंगजेब से लेकर तमाम तरह के इतिहास के पात्रों का जिक्र किया जा रहा है, उन इतिहास के पात्रों के जिक्र के बीच बिहार का वर्तमान पलायन को मौजूद है, उसकी चिंता किए बिना यदि कोई बात कही जा रही है तो बड़ा आश्चर्य होता है। प्रधानमंत्री ने पलायन का जिक्र किया, बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले उसका जिक्र किया, लेकिन जरा सोचिए, प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, 2-4 चुनावी सभाओं को संबोधित कर खुद ही पलायन कर दिल्ली पहुंच जाते हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जब आते हैं तो खुद ही पलायन कर जाते हैं, और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे 11 नवंबर को वोटिंग के बाद ही पलायन कर जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। और इस गारंटी के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि 11 सालों से उन्होंने जो मुद्दे उठाए उसका क्या हुआ? क्या मोतिहारी की चीनी मिल से बनी चीनी से नरेंद्र मोदी चाय पी पाए? क्या मोतिहारी को मुंबई या गया को गुड़गांव बना पाए?
और तमाम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात जो 2015 में कही थी, क्या वो दे पाए आज तक? अब इन सब सवालों के बीच, गठबंधन के बीच ही गठबंधन चलने लगे तो न नारा, न नेता, न नीति, न नैरेटिव, कुछ भी ना हो और नीतीश कुमार को पद से हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाने की मंशा भी पाल ली जाए, तो यही कहा जा सकता है दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। लेकिन ये तब कहा जा सकता है जब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर बिहार के लोगों को भरोसा हो। क्या वाकई भरोसा है? इंतजार करते हैं 14 नवंबर तक, फिर देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।